65 में मेडिकल रेस्क्यू शिप नाइटिंगेल अंतरिक्ष में अपनी नियमित गश्त कर रही है। बेंजामिन झांकी लेने की कोशिश कर रहा है, पर जहाज का एआई स्वीटी उस शतरंज खेलने के दूसरे कमरे में यर्सी और दनिका रंगरेलियान मना रहे हैं। कैप्टन मार्ली टॉम और जेरी का गहन विश्लेषण रिकॉर्ड कर रहा है, जबकि एवर्स पूर्व नशेड़ी निक का चेकअप कर रहा है। एक रोबोट मदद करने की कोशिश करता है। निक उसकी पुरानी तकनीक पर टिप्पणी करता है, तो एवर्स बताता है कि मार्ली को पुरानी चीजें पसंद है। एवर्स निक को सामाजिक बनने की सलाह देता है, इसलिए वह बेंजामिन के साथ कुछ ताश के खेल खेलता है। बाद में वह एवर्स को इस प्रगति के बारे में बताता है और उसके रवैये को देखकर सोचता है कि वह उसे इतना नापसंद क्यों करती है। एवर्स बताती है कि वह नशेड़ियों से नफरत करती है क्योंकि वे हर चीज को बर्बाद कर देते हैं। स्वीटी अलार्म बजाती है क्योंकि उन्हें एक संकेत मिलता है। सभी लोग अपने स्टेशन पर दौड़ते हैं और सिग्नल की जांच करते हैं, जो 5 दिन में पहुंचने के बाद क्षीण हो गया है। ये डिस्पैच से भेजी गई कॉल नहीं, बल्कि सीधी कॉल है, जो उन्हें मिलनी नहीं चाहिए थी। ये टाइटन 87 से आ रही है, जो कॉलोनी चौकी के आगे एक बर्फ खनन अभियान है। स्वीटी बताती है कि ये एक भटका हुआ चंद है, जिसका मतलब है वहां गुरुत्वाकर्षण बहुत अस्थिर है। खनन दल को 5 साल पहले निकाला गया था, जो स्थिति को और भी अजीब बनाता है। पहचान स्कैन करने पर स्वीटी को पता चलता है कि ये कार्ल लार्सन है, एवर्स का दुर्व्यवहारी एक्स। क्योंकि ये चांद 3000 प्रकाश वर्ष से दूर है, उन्हें वहां पहुंचने के लिए आयाम कूद करनी होगी। मार्ग तय करने के बाद दल कपड़े उतारकर स्थिरीकरण कक्षों में जाने के लिए भगता है। बिना कारण बताए मार्ली एवर्स को अपने कक्ष में जाने को कहता है, खुद दूसरे में जाता है। सब सुरक्षित होने पर जहाज प्लाज्मा त्वरण से आयाम कूद करता है। प्रकाश की तेज किरण जहाज को धकेलती है और कुछ ही पलों में वे टाइटन 37 पर पहुंच जाते हैं। अचानक वे फिर अलार्म सुनते हैं और भयभीत होते हैं कि मार्ली का कक्ष खराब हो गया है, जिससे उसकी त्वचा पॉलीग्लास से जुड़ गई है और वह अब राक्षस जैसा दिखता है। वह अभी जीवित है और एवर्स यूज चिकित्सा देना चाहता है, लेकिन तभी जहाज चंद्रमा के मलबे के बादल से टकराता है। स्वीटी घोषणा करती है कि ईंधन टैंक क्षतिग्रस्त हो गया है और जहाज अब एक उच्च गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। हिलने डुलने के बावजूद एवर्स, यर्सी और दनिका मार्ली को बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि निक और बेंजामिन नियंत्रण कक्ष की ओर भागते हैं। वे पाते हैं कि इंजन भी खराब हो गया है और ईंधन तेजी से खो रहे हैं। साथ ही टाइटन एक नीले दानव तारे की परिक्रमा कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका मजबूत गुरुत्वाकर्षण जहाज को जल्द ही दुर्घटनाग्रस्त कर देगा। नाइटिंगेल पहले से गिर रहा है और स्वीटी कहती है कि थ्रस्टर बचने के लिए काफी नहीं, तो निक मैनुअल मोड के लिए कंप्यूटर को ओवरराइड करता है। जब निक समय बचाने के लिए जहाज संभालता है, बाकी लोग कक्ष नहीं खोल पाते और मार्ली उन्हें अंत करने की विनती करता है। दनिका विरोध करती है, पर एवर्स उस नजरअंदाज कर मार्ली की पीड़ा समाप्त करने के लिए उस मार देता है। उसी वक्त निक थ्रस्टर्स और बहुत ईंधन का इस्तेमाल कर जहाज को दूर ले जाने और गिरने से रोकने में कामयाब होता है। बाद में निक स्वीटी को वापस लाता है, जो बताती है कि उन्होंने 2% ईंधन खो दिया है। जहाज अब भी 17 घंटे में क्रैश होगा और जंप ड्राइव को रिचार्ज होने में लगभग उतना ही समय लगेगा। समय आने पर उनके पास वहां से निकालने के लिए सिर्फ 11 मिनट का मौका होगा। फिर स्वीटी टाइटन पर कार्ल को खोजती है, जबकि निक मार्ली की याद में पीने के लिए एवर्स को शराब लाता है। वे दोनों आखिरकार एक दूसरे के साथ शरारती हो। इस बीच यर्सी बच्चा पैदा करने की मुश्किल अनुमति के लिए आवेदन कर सबको चौंका देता है। दनिका ने पहले बच्चे चाहे थे, पर अब वह इतनी निश्चित नहीं है। कुछ पल बाद बेंजामिन निक और एवर्स को बुलाकर दिखाता है कि वेंट ठीक से काम नहीं कर रहे थे, जिससे मार्ली की मौत हुई। एवर्स समझता है कि मार्ली ने स्क्रीन पर चेतावनी देखी होगी, इसलिए उसने चेंबर बदलने को कहा। अचानक स्वीटी टाइटन से निकालते एक छोटे जहाज को देखती है और पायलट से संपर्क करती है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। जहाज तेजी से नाइटिंगेल की ओर आ रहा है, इसलिए चालक दल जल्दी से सुरक्षा सूट पहनने लगता है। नाइटिंगेल हिलता है जब छोटा जहाज डॉक करता है। दरवाजा खुलने पर एक गिरता हुआ पायलट और आग दिखाई देती है। यर्सी अग्निशमक से आग बुझाने दौड़ता है, जबकि एवर्स आदमी की जांच करता है और पता है कि ये कार्ल नहीं है। वे उस व्यक्ति को चिकित्सालय ले जाते हैं और स्कैन करते हैं, जिससे उसकी हड्डियों में एक अजीब वृद्धि का पता चलता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी हड्डियां खुद मजबूत हो रही हैं, लेकिन बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बाद में एवर्स निक को बताती है कि यह असली कार्ल लार्सन नहीं है, पर उससे मिलता जुलता है, शायद उसका बेटा हो। इस बीच दनिका सामान लेने जाती है और लौटने पर देखती है कि वो आदमी नंगा घूम रहा है। वो खुद को ट्रॉय बताता है और तुरंत दनिका से छेड़छाड़ करने लगता है, जिसे समझ नहीं आता कैसे प्रतिक्रिया दें। टीम चर्चा करती है कि क्या करें, क्योंकि अब 4 लोग हैं पर सिर्फ 5 कक्ष। निक कहता है वो पीछे रहेगा और बाकी लोग कूदने के बाद एक बचाव यान भेज सकते हैं। फिर एवर्स ट्रॉय से पूछताछ करती है, जो बताता है कि वो टाइटन पर अकेला था और कार्ल लार्सन उसके पिता थे। कार्ल की 3 साल पहले मौत हो गई और ट्रॉय भी मानता है कि वो एक घटिया इंसान था। ट्रॉय ने सीधे नाइटिंगेल को बुलाया क्योंकि कार्ल ने कहा था कि मुसीबत में एवर्स पर भरोसा कर सकता है। ने यह भी कहा था कि उसे अफसोस है कि वो एवर्स के लिए अच्छा साथी नहीं बन पाया। एवर्स ट्रॉय को विटामिन का इंजेक्शन देती है। फिर निक उसे पूछताछ करता है। ट्रॉय बताता है कि वो दोस्तों के साथ टाइटन पर कबाड़ पहनने आया था, पर वे कुछ न मिलने पर उसे छोड़कर चले गए। वो ये भी बताता है कि टाइटन पर बहुत ईंधन है, तो निक शटल भेजने की घोषणा करता है। लेकिन निक अभी भी ट्रॉय पर शक करता है और चुपके से यर्सी को उसके जहाज की जांच करने को कहता है। छोटे जहाज में जाने से पहले यर्सी देखता है कि ट्रॉय दनिका से छेड़छाड़ कर रहा है, जिससे उसका मूड खराब हो जाता। ट्रॉय के जहाज में यर्सी एक बॉक्स के अंदर कुछ अजीब खोजने के लिए स्कैनर का इस्तेमाल करता है। वो इसे खोलता है
और एक चमकदार बह जाता है। निक को बुलाने के बाद यर्सी यूज छूता है और अद्भुत महसूस करता है, यहाँ तक कि अपना हाथ अंदर डाल देता है। निक के आने से पहले वो इसे निकालता है और कसम खाता है कि उसने कुछ नहीं छुआ। बाद में वे वस्तु को नाइटिंगेल में ले जाते हैं और स्वीटी इसे संभावित जैविक खतरा बताती है। एवर्स एक खास मशीन से रोबोट को नियंत्रित करता है जो वस्तु को संगरोध में रखता है। ट्रॉय मानता है कि उसने इसे छिपाया क्योंकि वो अपना खजाना बांटना नहीं चाहता था, पर वो एक कहानी सुन 3 साल पहले उसने खानिकोन का एक संदेश सुना कि उन्हें बर्फ में कुछ अजीब जमा हुआ मिला। वो तुरंत कुछ दोस्तों के साथ टाइटन आया, लेकिन सभी खानिक गायब थे। उसके दोस्तों ने सोचा कि उसने झूठ बोला और चले गए, पर ट्रॉय रुका रहा और खोजता रहा जब तक वो रहस्यमय यूज यकीन है कि ये एलियन मूल का है और अब वो इसे सरकार को बेचना चाहता है, इसलिए वो क्रू को 5% का ऑफर देता है अगर वे इसे ले जाने में मदद। एक बहस छिड़ जाती है क्योंकि ट्रॉय और एवर्स अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वस्तु का क्या हुआ। एवर्स ट्रॉय की हड्डी के विकास पर टिप्पणी करता है, पर वो कसम खाता है कि वो क्रू को वस्तु को स्कैन करने और जानकारी रिकॉर्ड करने का आदेश देता है, पर खुले अंतरिक्ष में पहुंचने पर वे इसे ट्रॉय की कहानी पर शक करते हुए निक दूसरों को गुप्त रूप से एक बचाव यूनिट तैयार करने को कहता है, जबकि वो ईंधन लेने चांद जाता है। जल्द ही शटल गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत तेज हो जाता है, पर निक अपने पायलट कौशल से नियंत्रण रखकर सुरक्षित उतरता है। वो लिफ्ट से खानों में जाता है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण भी तेज चलती है, पर शुक्र है कि बिना किसी समस्या के नीचे पहुंच जाता है। नाइटिंगेल में ट्रॉय एवर्स से दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर कार्ल का जिक्र करता है जिससे वो गुस्से में फिर वो दनिका को ढूंढता है और यूज चिढ़ाता है क्योंकि वो हमेशा गंदे ख्याल रखती है। यूज पता है कि दनिका बच्चा चाहती है पर यर्जी के बारे में अनिश्चित है, तो वो उससे फ्लर्ट करता है जब तक वो मान नहीं जाती। इधर यर्जी वस्तु को छूने के लिए क्वारंटीन तोड़ता है, जिसे यूज बहुत मजा आता है। लैब में एवर्स और स्वीटी वस्तु का विश्लेषण करके ऐसी सामग्री पाते हैं जिसे मानव विज्ञान समझ नहीं सकता। ये 9वें आयाम की चीज को छिपाने वाला त्रिआयामी खोल है, यानी ये पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करके नया बना सकता है। शायद एलियंस चाहते थे कि कोई प्रजाति इसे अपने सौरमंडल में ले जाए जो यूस और सारी प्रतिस्पर्धा को खत्म कर देगा। दनिका ये सुनकर यर्जी को देखने भगती है और यूस वस्तु के पास सोता हुआ पाती है। वो धीरे से उस दूर ले जाती है। एवर्स जांच करता है और पाता है कि वस्तु ने यर्जी को युवा और मजबूत बना दिया है। खानोन में निक श्रमिकों के शव देखकर और ईंधन न पाकर भयभीत हो जाता है। अंतरिक्ष सूट में मृत लोग भी हैं जो शायद ट्रॉय के दोस्त हैं। निक नाइटिंगेल को कॉल करता है। ट्रॉय उठाता है और कहता है उसने सबको मारा और अब निक की बारी है। ट्रॉय नाइटिंगेल से खानों की मशीनों को हैक करता है जो पूरी संरचना को नष्ट करने लगती हैं। निक मशीनों से बचता है, कांच तोड़कर खान से निकलता है और एक वाहन का पीछा करते हुए भागता है। वो ठीक समय पर लिफ्ट में पहुंच जाता है, पर ट्रॉय यूज कैमरास पर देख सकता है और उसके नशेड़ी अतीत का मजाक उड़ाता है, ये स्वीकारते हुए कि वो भी कभी ऐसा ही था। गुस्से में निक कैमरा तोड़ता है और लिफ्ट से बाहर भागता है, पर देखता है कि शटल उसके बिना उड़ गया। तभी दनिका कमरे में आती है और ट्रॉय को शटल नियंत्रित करते देखती है। वह निक की मदद का बहाना बनाता है, पर दनिका नहीं मानती। वह कंट्रोल स्टिक तोड़कर उसे फेंकता है। फिर ट्रॉय जबरान दनिका को चुमता है। उसने मरती और थूकती है। ट्रॉय यूसे मरता है और एयरलॉक में फेंककर उसे अंतरिक्ष में निकाल देता है। दनिका अंतरिक्ष में तैरते हुए मरती है, जबकि ट्रॉय का घाव अपने आप भर जाता है। इधर यर्सी वस्तु तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर लॉक कोड बदला हुआ पता है। अचानक ट्रॉय आता है और अलौकिक शक्ति से कीपैड तोड़ देता है। वह अपने हाथ दिखाता है जिनमें बैंगनी चमक है, जो बताती है कि उसने भी वस्तु को छुआ था। यर्सी भागने की कोशिश करता है, पर ट्रॉय यूस फेंकता है और दनिका के बारे में चिल्लाता है। एक दारा हुआ जर्सी टैंक उठाकर ट्रॉय को मारने लगता है, जो बिना दाढ़ महसूस किए खड़ा रहता है। आखिरकार जर्सी इतनी जोर से मारता है कि खून निकल आता है, पर ट्रॉय ठीक रहता है और यूज बेहोश कर देता है। फिर ट्रॉय जर्सी को भी अंतरिक्ष में फेंक देता है। नियंत्रण कक्ष में बेंजामिन क्षतिग्रस्त पैनल देखता है और स्वीटी से जर्सी या डनिका को खोजने को कहता है, पर वो दोनों को नहीं ढूंढ पाती। वो तुरंत ट्रॉय को खोजने दौड़ता है, जो फिर से एवर्स से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। बेंजामिन बिना हिचक उसे हुक से मारता है और एवर्स के साथ हथियार लेने दूसरे कमरे में भाग जाता है। हथियार बंद होकर बेंजामिन ट्रॉय को खोजता है और एक आवाज से चौंकता है, पर वो रोबोट था। ते ही ट्रॉय को देख सिर पर गोली मारता है, पर ट्रॉय बदल चुका था। बंदूक छीन उसे संगरोध कक्ष में फेंकता है। हताश बेंजामिन स्वीटी से हैच खोलने को कहता है, पर वह मना कर देती है क्योंकि वह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ट्रॉय दरवाजे पर गोली चलाता है, फिर तब तक मुक्के मरता है जब तक वह टूट नहीं जाता। फिर वह बेंजामिन को फेंकाता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। स्वीटी एवर्स को बेंजामिन की मौत की खबर देती है। वह निक को कॉल करती है, पर व्यर्थ। तभी ट्रॉय यूज मिलता है और सच बताता है, वह एवर का एक्स काल है। वस्तु ने उसे जवान बना दिया, इसलिए एवर्स ने नहीं पहचाना। उसने नाइटिंगेल को एवर्स को खोजने के लिए बुलाया था, ताकि अपनी नई शक्ति से यूज प्रभावित कर फिर से मौका पा सके। कर्ल एवर्स को रोकता है, पर जब वो जोर लगाने वाला था, निक कॉम पर अपनी मौजूदगी बताता है। उसका पहले से तैयार बचाव यूनिट काम कर गया और अब वो वापस आ रहा है। कर्ल बेहस करने लगता है और जब वो व्यस्त होता है, एवर्स लेजर से उसकी आंख पर निशाना लगाती है। कर्ल के घाव भरते समय एवर्स डॉकिंग एरिया तैयार करने भगती है।
वो निक का स्वागत करने वाली थी, तभी कार्ल उसे धक्का देकर दरवाजे पर हुक फेंकता है, पर वो सिर्फ एक खाली सूट था। अब निक 2 यंत्रों के साथ कार्ल से लड़ने आता है। लड़ाई शुरू होती, कार्ल की ताकत से वो जाल्ड ही निक को निहाथा कर बार बार पटकता है। एवर्स कुल्हाड़ी से कार्ल को मरती है। निक अपना यंत्र लेकर कार्ल का हाथ काट देता है। फिर वो कार्ल को गर्दन से पकड़कर एक पिंजरे में बैंड कर देता है। एवर्स और निक वस्तु की जांच करने दौड़ते हैं। कार्ल पीठ से कुल्हाड़ी निकालकर पिंजरे का दरवाजा तोड़ बचाता है। स्वीटी समझती है वस्तु अस्थिर हो रही है और ड्राइव चार्ज हो गई है। उन्हें कूदने के लिए 10 मिनट है। कार्ल अपना गिरा हाथ जोड़ता है और चेंबर में जकर कुल्हाड़ी से फलियां नष्ट करता है। वह वस्तु लेने की कोशिश करता है, पर निक उस डोर ले जा रहा है। गुस्साए कार्ल को पता चलता है कि यह निक के कपड़े पाने रोबोट है, एक जाल। वह तुरंत वस्तु वापस लेता है और उसमें विस्फोटक देखता है। तब एवर्स रोबोट से उंगली दिखवाता है और बम विस्फोट करता है। कार्ल बड़े धमाके में उठ जाता है और नाइटिंगेल का आधा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है। स्वीटी बताती है वस्तु नीले विशाल कैसे सुपरनोवा बना रही है जो 51 साल में पृथ्वी तक पहुंचेगा। ये पृथ्वी का जीवन नष्ट कर सकता है या मानवता को नए स्टार पर पहुंचा सकता है। केवल एक पॉट बचा है, इसलिए दोनों जोखिम के बावजूद एक साथ उसमें जाने पर सहमत हो जाते हैं। सुपरनोवा के पूरा होने और विस्फोट के साथ नाइटिंगेल अंततः छलांग लगाती है और दोनों पृथ्वी पर लौट आते हैं। जब वे एक दूसरे को देखते हैं तो पाते हैं कि उनकी एक एक आंख करके पुष्टि करती है कि वे ठीक हैं, और ये भी बताती है कि एवर्स गर्भवती है, लेकिन वह नहीं बता पाती कि यह उनके पिछले शरारती पलों का नतीजा है या संयुक्त छलांग का साइड इफेक्ट। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।